हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका वाटर। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है ये वाटर की। अगर हम बात करें, इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले दिया गया है, जो कि आपको पढ़ना है, वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। यानी कि पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें, पूरी पृथ्वी पे जो आपका पानी है, उसका किस तरीके से कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है पाई चार्ट के द्वारा या फिर बार डायग्राम के द्वारा। या तो पाई डायग्राम के द्वारा आपको पढ़ना है या तो बार डायग्राम के द्वारा आपको पढ़ना है। मैं आपको दोनों आपको बता करके दिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप अपने एग्जाम में बना करके उस तरीके से आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बेस्ड ऑन सोप टेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें सोप टेस्ट के बेस्ड पे आपका जो वाटर का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप के क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से आपका है सॉल्ट कॉजिंग वाटर हार्डनेस, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर को हार्ड कर देते हैं, कठोर बना देते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बाद से आपका यूनिट ऑफ हार्डनेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर के इस टॉपिक से लेकर के इस टॉपिक तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका सब कुछ थ्योरी में पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, बट उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जो कुछ लिखा हुआ है वो तो आपका लिखा गया है, बट चीजों को समझ लोगे तो आप अपने एग्जाम में आसानी से बना करके आ सकते हो। अगर मान के चलो हमारे पृथ्वी पर पूरा 100% पानी है, कितना है भाई? मान के चलो पूरी पृथ्वी पर क्या है, 100% पानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, क्या समझना। पूरी पृथ्वी पर क्या है, ये आपका मान लो पूरा गोला है। गोला कितना है? 100% का गोला है। ठीक है, यानी कि ये पूरा पानी है वाटर पे। ये जो वाटर है पृथ्वि पर, ये जो वाटर है मेरे दोस्त, इसको मान लिया 100%। कितना मान लिया मैंने इसको मान लिया 100% भाई। कितना है ये अपने आप में 100% पानी है। ठीक है भाई, कितना परसेंट पानी है? तो ये आपका 100% पानी है। वैसे 71% आपका भूमि पानी है, बाकी 29% आपका भूमि है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करें, सिर्फ पानी पानी की बात करेंगे। पृथ्वी पर मान के चलो 100% पानी है। इस 100% पानी से भी अगर बात करें, तो इस 100% पानी में मेरे दोस्त 97% जो पानी है, 97% जो आपका पानी है वो कैसा है? वो आपका समुद्री जल है। कैसा जल है? तो मैं कहूंगा आपका समुद्री जल है मेरे दोस्त। समुद्री जल यानी कि ओशियन वाटर है आपका। कौन सा वाटर है? तो आपको सर ओशियन वाटर है। ओशियन वाटर का मतलब क्या है? ओशियन वाटर का सिंपल सा मतलब है आपका खारे पानी का जल है। कैसा जल है? आपका खारे पानी का जल है, जिसे आप पी नहीं सकते हो। खारे पानी का जल, खारा पानी, या फिर हम कह सकते हैं खारा पानी है। खारा पानी यानी कि जिसे आप पी नहीं सकते। ठीक है, बाकी का 3% क्या है? तो 3% आपका है फ्रेश वाटर। 3% क्या है आपका? 3% है आपका फ्रेश वाटर, यानी कि हम जिसे हम कहते हैं मीठा पानी। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम उसे कहते हैं मीठा पानी कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा पानी। ठीक है, जिसे आप सभी लोग पीते हो। ठीक है, ये तो आपका हो गया 100% में 97% समुद्री जल है। बाकी 3% आपका कैसा है? 3% आपका फ्रेश वाटर है। अब इस 3% में भी आपको कहोगे सर 3% जो हमारे पास पानी पीने वाला पानी है, उसमें सर बहुत सारे टाइप हो जाते हैं। जैसे कि सर कुओं में पानी हो गया, नदियों में पानी हो गया। इसके अलावा ग्लेशियर्स की बात करते हैं सर, जो बर्फीला पानी होता है उसे भी तो हम पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। वो कितने कितने परसेंट है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस 3% को अगर अपने आप में 100% मानो, इस 3% को क्या करो, इस 3% को अपने आप में आप 100% मानो। अब किसका हम डिवीजन देख रहे हैं? हम देखेंगे फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की अब हम बात कर लेते हैं। फ्रेश वाटर, ये जो आपका फ्रेश वाटर 3% था, इसको आप अपने आप में क्या मान लो? आप 100% मान लो। इस 3% में भी क्या समझना, इस 3% में भी मेरे दोस्त 79% पानी जो है आपका, 3% का अगर हम बात करें, चलिए 3% अगर अपने अपने 100% है, तो 79% जो पानी है 3% का, वो किस में है? वो ग्लेशियर के फॉर्म में। क्या है? उस फॉर्म में है, वो केव ग्लेशियर के फॉर्म में है। ठीक है, बाकी का क्या है? बाकी की अगर हम बात करें 20% और 1% की, इसका 20% एंड 1% की बात करते हैं। ठीक है, ये जो 20% आपका पानी है, वो भूमिगत पानी है, यानी कि जमीन के नीचे का पानी, जिसको हम बोल देते हैं अंडरग्राउंड वाटर। क्या बोल देते हैं? अंडरग्राउंड वाटर हम इसे कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जल। हिंदी में कहते हैं इसे भूमिगत जल, भूमिगत जल। ठीक है भाई, क्या है? 20% आपका कौन सा पानी हो गया? तो आपको सर 20% पानी जो है आपका भूमिगत जल हो गया। 1% क्या है यहाँ पे? 1% ऐसा पानी है अदर फ्रेश वाटर, हम इसे कह देते हैं अदर फ्रेश वाटर। क्या कह देते हैं हम इसे? हम इसे कह देते हैं अदर फ्रेश वाटर। अदर फ्रेश वाटर में भी क्या? अदर फ्रेश वाटर में दोस्त इसमें क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कि आपका नदियों का पानी हो गया, अदर फ्रेश वाटर में आ जाएगा। हमारे अंदर भी तो पानी है,
वो भी किस में आ जाएगा, अदर फ्रेश वाटर में आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नदियों का पानी हो गया, झील में भी पानी है तो झील वाला जो पानी है वो किसका आ गया, भी आपका अदर वाटर सोर्सेज में आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आपके जो वाटर होते हैं वेपर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि वाष्प के फॉर्म में होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी आपका 1% में ही आपका आता है। तो अब इस काम करो, अब क्या काम करो, इस 1% वाले को अपने आप में मान लो 100%। यानी कि अब हम बात कर लेते हैं अदर फ्रेश वाटर, अदर फ्रेश वाटर की, किसकी बात कर लेते हैं, अदर फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं, जो कि कितना है 1% है अपने आप में। इस 1% में भी मेरे दोस्त, इस 1% में भी सोचो कितना परसेंट डिवीजन होगा। इस 1% में अगर मैं बात करूं 52% जल, 52% जल कैसा जल है, तो 52% पानी ऐसा है जो कि किस फॉर्म में है, लेक के अंदर है, यानी कि झील में है। झील वाला पानी कितना है 52%, 1% का 52%, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 52% इसका हो गया, 38% ऐसा पानी है, इस 1% का 38% जो ऐसा पानी है जो कि सॉइल इन वाटर है, इसमें है वाटर इन सॉइल, ठीक है, वाटर इन सॉइल, यानी कि पानी जो कि इसमें है मिट्टी में, वाटर इन सॉइल, वाटर इन सॉइल की अगर हम बात करें तो कितना है 38% है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8% आपका ऐसा पानी है जो कि वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो वाटर, वाटर इन वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म, फॉर्म इन एटमॉस्फियर, क्या है, इन एटमॉस्फियर, क्या है, इन एटमॉस्फियर। बाकी के इतने बच के 2%, इस 2% में भी बात करूं तो 1% ऐसा है जो कि आपका रिवर्स में है, किसमें है, नदियों वाला पानी भाई, नदियों वाला पानी, ठीक है। बाकी का 1% क्या है, बाकी का 1% जो पानी बच गया वो है वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी में जो पानी है वो किस में आ जाएगा, 1% के भी 1% में आपका आ जाएगा। समझ में आया, देखो कितने तरीके से हमने 3 पार्ट में इसको पानी को बांट दिया। सबसे पहले हमने इस 100% पानी को 2 भागों में बांटा, 97% समुद्री जल, 3% पीने वाला पानी यानी कि फ्रेश वाटर। अब ये जो पीने वाला पानी है कौन कौन सा पानी हो गया, इस पीने वाले पानी को भी मैंने बांट दिया 3 भागों में। 79% ऐसा पानी है ऐसा है जो कि बर्फ के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, ठीक है। बाकी की 20% ऐसा पानी है जो कि भूमिगत जल है, यानी कि हमारी पृथ्वी के, यानी कि हम बात कर सकते हैं नीचे है, ठीक है, सतह के नीचे है। 1% ऐसा है जो कि अदर फ्रेश वाटर है। इस 1% में, अदर फ्रेश वाटर में कौन कौन से आ जाएंगे, इस 1% में आपके आ जाएंगे जैसे कि झील में जो पानी है, मिट्टी में जो पानी है आपका, और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो वाटर भाप है, ठीक है। इसके अलावा नदियों में जो पानी है और जो जीवित प्राणियों के अंदर पानी है, इसमें मैंने बांट दी। 52% लेक हो गया, 38% वाटर इन सॉइल हो गया आपका, ठीक है, 8% वाटर इन वेपर फॉर्म इन एटमॉस्फेयर आपका हो गया, 1% आपका रिवर्स हो गया, 1% इन वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका हो गया। आई थिंक यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गया। जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वही चीजें आपका थ्योरी में भी लिखा गया है, बस आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद हो जाए। ये मैंने आपको डेटा के फॉर्म में बताया, डेटा के फॉर्म में इसलिए बताया ताकि आपको चीजें याद हो। बाकी अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करके लिखना है आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी डेटा मैंने आपको बताए हैं ध्यान से देखो, वही सारे के सारे डेटा जो है यहाँ पे लिखे गए। सबसे पहले समुद्री जल की बात करते हैं। 100% पानी में सर 97% पानी किसमें है, तो 97% पानी सर समुद्र में पाया जाता है, जो कि कैसा है, जो कि खारा है, यानी कि जो कि सलाइन है, ठीक है भाई, जो पीने योग्य नहीं है, और यह पृथ्वी के कुल पानी का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फिर इसके अलावा 3% पानी कैसा है, तो इसके अलावा कुल पानी का केवल 3% जो है मीठा पानी है। मीठा पानी का मतलब क्या है, पीने योग्य पानी, ठीक है, जो मुख्यतः पीने योग्य होता है। इतना हो गया आपका। फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया कि इस 3% में भी, इस 3% में भी क्या है, 79% पानी ऐसा है आपका जो कि बर्फ के फॉर्म में, बर्फ और ग्लेशियर्स के फॉर्म में आपका बंद है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर की बात किया मैंने, कितना है, 20% पानी ऐसा है जो कि भूजल पानी है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है। और इसमें बात किया मैंने आपसे कि 1% ऐसा पानी है जो कि क्या है, अदर फ्रेश वाटर है। अदर फ्रेश वाटर सोर्स की बात करें तो 1% है। इस 1% में कौन कौन से आ जाएंगे, इस 1% में आपका झीलों में जो पानी है, रिवर्स में जो पानी है, हमारे अंदर जो पानी है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, ये सारा का सारा 1% में आपका आ जाएगा। तो झील में कितना बांट दिया हमने, 52%, 1% का 52%, ठीक है। मिट्टी में जो पानी मैंने आपको बताया सॉइल, ठीक है, 38%। वायुमंडल में जो आपका वाटर वेपर की फॉर्म में, जलवाष्प की फॉर्म में है, कितना है, 8% हिस्सा है, 8% हिस्सा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नदियों में पानी कितना है, 1% हिस्सा है। और इसके अलावा जीवों में जो पानी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वो आपका कितना है, 1% आपका पानी है, ठीक है। ये सारी की सारी डेटा हो गए। बात ये आती है कि आप इसको पाई चार्ट के फॉर्म में या फिर बार चार्ट के फॉर्म में किस प्रकार से एग्जाम में लिख करके, या फिर किस प्रकार से आप जो है एग्जाम में बना करके आओगे। चलो
ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया पाई चार्ट के फॉर्म में अगर आपको दिखाना होगा तो किस प्रकार से आप दिखा सकते हो। अब ये थ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, 2D फॉर्म में गोला बनाना, गोला बनाने के ऊपर लिख देना 97% पानी। ठीक है, ये कितना लिखा है? 97%। ठीक है भाई, ये कितना है? 97%। 97% कैसा पानी है? सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है, जो कि ओशियन यानी कि समुद्री जल है। फिर इसके अलावा फ्रेश वाटर कितना है? तो फ्रेश वाटर है आपका 3%। फ्रेश वाटर कितना है? फ्रेश वाटर है आपका 3%। 3% आपका कैसा है? फ्रेश वाटर यानी कि पीने योग्य पानी है। इस 3% में भी मैंने आपको बताया कि 79% आपका जो है कैप्स और ग्लेशियर्स यानी कि आइस यानी कि बर्फ और ग्लेशियर के फॉर्म में है। इसके अलावा जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है 20% है, और जो अदर फ्रेश वाटर है आपका 1% है। इस अदर फ्रेश वाटर की बात करें तो 52% पानी आपका किसमें है? झील्स में है। किसमें? झील में है। 38% आपका पानी किसमें है? तो आपका सॉइल में है। इसके अलावा मैंने आपको बताया वाटर इन रिवर कितना है? 1%। 1% वाटर इन रिवर आपका 1%। वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना है? तो आपको सर 1%। और वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर कितना है? तो आपको सर 8%। कितना है? 8% आपका है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है अपने एग्जाम में बना करके दिखाना होगा पाई चार्ट। ये इसे हम कहते हैं पाई चार्ट, यानी कि सर्किल के फॉर्म में जो आपको दिखाया गया है इसे हम कहेंगे पाई चार्ट। बात करते हैं बार चार्ट में किस प्रकार से आप इसको दिखाओगे। ये जो आपको दिख रहा है ये बार चार्ट है। ठीक है, बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर है। यहाँ पे देखो, ये आपका एक बार बनाया गया है। इस बार में अगर हम बात करें टोटल जो है आपका पानी, जमीन पे पानी कितना है? 100%। इस 100% में मैंने आपसे बताया, इस 100% में मैंने आपसे बताया मेरे दोस्त, क्या बताया कि 97% पानी कैसा है? 97% पानी कैसा है? तो आपको 97% आपका पानी ओशियन वाला, ओशियन वाटर। ठीक है भाई, कैसा है? ओशियन वाटर है। इस पूरा पूरा ये जो हल्का सा पिंक लाइट, पिंक आपको कलर दिख रहा होगा, ये कौन सा है? फ्रेश वाटर है। कितना है? 3%। कौन सा पानी है? तो मैं कह रहा हूं ये जो है फ्रेश वाटर है। कौन सा वाटर है भाई? ये आपका फ्रेश वाटर है। पिंक वाला आपका कौन सा है? पिंक वाला यहाँ पे है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कितना है? 3% है। कितना है भाई? तो आपको सिर्फ फ्रेश वाटर ये जो है 3% है। इस 3% को मैंने दूसरे बार के फॉर्म में दिखाया है यहाँ पे। इस 3% को मैंने जो है दूसरे बार के फॉर्म में दिखाया यहाँ पे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 52% ऐसा है। ठीक है, बावन सॉरी, जिसमें से 79% ऐसा है मेरे दोस्त। क्या है? 79% ऐसा है जो कि किसमें है? आइस और ग्लेशियर के फॉर्म में। इसमें आइस एंड ग्लेशियर के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में है। इसके अलावा कितना बचा? 21। इसके अलावा कितना बच गया आपका? 21%। ठीक है, 21% में मैंने आपको बताया कि ये जो 20%, ये आपको जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये जो 20% पानी है कैसा है? अंडरग्राउंड वाटर है। अंडर ग्राउंड वाटर है। अंडर ग्राउंड वाटर है। कैसा वाटर है? तो आपको सर अंडरग्राउंड वाटर है। बाकी ये छोटा सा लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो रेड कलर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिख रहा होगा। रेड कलर से यहाँ पे आपको छोटा सा लाइन दिख रहा होगा, देखो ये वाला, ये वाला, ये जो पानी है यहाँ पे जो पानी दिखाया गया है, यहाँ पे जो पानी दिखाया जा रहा है मेरे दोस्त, कौन सा पानी दिखाया जा रहा है? ये वाला। ये वाला जो पानी आपको दिख रहा है ये 1% है। 1% कौन सा है? मैंने इसको बोला अदर फ्रेश वाटर या फिर अदर फ्रेश वाटर सोर्सेज। अदर फ्रेश वाटर सोर्सेज को 1% को मैंने यहाँ पे एक बार की फॉर्म में दिखाया है, जिसमें से मैंने आपसे बोला कि 52% ऐसा जल है, 52% ऐसा है जो कि लेक्स यानी कि झीलों में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे बताया 52 के बाद मैंने आपको बताया 38% ऐसा पानी है जो कि सॉइल्स में है यानी कि मिट्टी में है। इसके अलावा 8% ऐसा पानी है जो कि किसमें है? तो मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में है। किसमें? वाटर वेपर की फॉर्म में है, एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में, वायुमंडल। ठीक है भाई, बाकी के यहाँ पे दो लाइन आपको दिख रहा होगा, एक नेवी ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा और एक छोटा सा स्काई ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा। ये 1-1% है। कितना है? 1-1% है। ये कितना है? 1% है ये, और यहाँ पे भी 1% है। 1% आपका रिवर का पानी हो गया। ठीक है, और 1% ये जो आपका हो गया कैसा पानी हो गया? तो आपको सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पानी हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका ये पानी हो गया। आई होप यहाँ तक की सारी कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो कलर वाइज मैंने आपको बताया भी है, ओशियन वाटर है। ठीक है, ओशियन वाटर देखो, ये जो कलर है ओशियन वाटर है। कितना है? मैंने आपको थ्योरी में लिख दिया है 97%। फिर देखो ये जो कलर है आपका फ्रेश वाटर को दिखाता है जो कि 3% है आपका। ग्लेशियर्स आपका कितना है? 79%। ग्राउंड वाटर आपका हो गया सर 20%। अदर फ्रेश वाटर आपका 1% है। फिर उसके बाद से जो ब्लैक कलर से वाटर इन लेक्स कितना है? 52%। वाटर इन सॉइल कितना है? तो आपको सर 38%। वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर 8% एंड वाटर इन रिवर 1% एंड वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको हो गए 1%। आई होप यहाँ तक की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और इस वाली चीज को आपको याद करके चलना है। इसे जरूर याद कर लेने मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए, अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन सोप बेस्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोप टेस्ट। ठीक है, सोप टेस्ट के आधार पर अगर हम पानी की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आपका आता है दो टाइप का। एक आता है आपका हार्ड वाटर, एक आता है आपका सॉफ्ट वाटर।
कौन सा आता है? एक आता है सॉफ्ट वाटर, दूसरा आपका आता है हार्ड वाटर। दो प्रकार की क्लासिफिकेशन होगा, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। अब ये जो सॉफ्ट वाटर होता है इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट वाटर का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम साबुन मिलाते हैं, ठीक है, पानी में अगर हम साबुन घोलते हैं, पानी में अगर हमने साबुन घोला और उसने अच्छा खासा झाग दिया, अगर उसने अच्छा खासा झाग दिया या फिर कह सकते हैं अगर उसने अच्छा खासा झाग दे दिया, तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर है। पानी कैसा है? पानी सॉफ्ट वाटर। अगर साबुन पूरी तरीके से उस पानी में घुल जाता है और झाग देता है अच्छा खासा, तो हम कहेंगे पानी जो है वो कैसा है? सॉफ्ट वाटर है। दूसरा एक कंटेनर में हमने पानी दिया, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिए, ध्यान समझना, हमने यहाँ पे दो कंटेनर ले लिए भाई, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर हमारा बी है। इसमें मैंने क्या डाला? इसमें हमारा था पानी का सैंपल। इसमें हमारा क्या था? इसमें हमारा था मेरे दोस्त पानी का सैंपल। क्या था? पानी का सैंपल था हमारा दोनों कंटेनर में। दोनों कंटेनर में क्या है? मान के चलो दोनों कंटेनर में हमारा है पानी का सैंपल। अब इसमें मैंने क्या डाला? इसमें मैंने घोला साबुन। इस पानी में मैंने क्या घोल दिया? इस पानी में मैंने घोल दिया सोप यानी कि साबुन। ध्यान समझना, मैंने क्या घोल दिया? इस पानी में हमने घोल दिया सोप यानी कि साबुन। जैसे ही मैंने पहले वाले कंटेनर में सोप घोला, सोप पूरी तरीके से घुल गया और उसने अच्छा खासा क्या फॉर्म किया? लेदर फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? लेदर फॉर्म किया यानी कि झाग दिया। क्या दिया है इसने? इसने अच्छा खासा झाग दिया। अगर इसने अच्छा खासा झाग दिया यानी कि झाग ज्यादा दिया, तो हम कहेंगे ये जो पानी था हमारा था सॉफ्ट वाटर था। कौन सा वाटर था? मैं कहूंगा ये जो पानी था आपका सॉफ्ट वाटर था। इस कंटेनर की बात करते हैं। जैसे मैंने साबुन घोला, इसमें मैंने जैसे ही साबुन घोला, साबुन बहुत ज्यादा कम मात्रा में घोला, या फिर हम कह सकते हैं किसने जो है लेदर फॉर्म किया कम। लेदर फॉर्म जो हुआ, लेदर कम फॉर्म हुआ, वो बहुत ज्यादा कम हुआ, यानी कि झाग जो बना वो बहुत ज्यादा कम बना। जैसे ही हम देने देखा कि झाग जो है बहुत ज्यादा कम बना हुआ है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है, ये जो वाटर है कैसा है? ये जो वाटर है आपका हार्ड वाटर है। ये जो वाटर है आपका ऐसा वाटर है, ये जो आपका वाटर है यह जो है आपका हार्ड वाटर है। समझ में आया? देख लीजिए, समझ में आ गया क्या? तो क्या कहोगे कि अगर हमने पानी में साबुन घोला है, साबुन अच्छी तरीके से घुल गया और उसने अच्छा खासा लेदर फॉर्म किया है, तो मैं कहूंगा ये जो आपका पानी है कैसा है? सॉफ्ट वाटर है। जबकि अगर मैंने इस दूसरे कंटेनर में सोप घोला, सोप अच्छी तरीके से घुला नहीं, ठीक है, और इसमें क्या है कि आप इसने झाग अच्छा खासा नहीं दिया, इसने यानी कि लेदर फॉर्म नहीं हुआ, झाग उतना अच्छा खासा बना नहीं, मैं कहूंगा ये जो पानी है वो आपका हार्ड वाटर है। बट रीजन क्या है? रीजन क्या है? इस पानी में हमने घोला, उसने अच्छा खासा झाग दिया, इस पानी में हमने घोला, उसने अच्छा खासा झाग नहीं दिया। कोई तो प्रॉपर रीजन होगा ना। ऐसा तो है नहीं कोई रीजन नहीं होगा, ऐसा तो है ना कोई प्रॉपर रीजन तो होगा ही, तभी तो इसने अच्छा खासा झाग दिया, इसने अच्छा खासा झाग नहीं दिया। तो बिल्कुल रीजन है। अब रीजन क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, बस इसको समझ लो। सोप टेस्ट के आधार पे हम पानी को सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें डिवाइड करते हैं तो आप कहोगे सर इसमें हम सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दो भागों में डिवाइड करते हैं। यह परीक्षण यह जानने में मदद करता है, क्या जानने में मदद करता है? यह टेस्ट हमें यह जानने में मदद करता है कि पानी के अंदर कितनी मात्रा में साल्ट घुले हुए हैं, कितनी मात्रा में जो है या फिर खनिज की मात्रा है, कितनी मात्रा में उसमें जो है मिनरल्स घुले हुए हैं, कितनी मात्रा में उसमें साल्ट घुले हुए हैं। ठीक है, ये टेस्ट हमें क्या जानने में मदद करता है? यह टेस्ट हमें सिंपल सा यह जानने में मदद करता है और कि पानी के अंदर कितनी मात्रा में मिनरल्स जो है घुले हुए हैं, मिनरल्स जो है उसमें पानी की उस पानी में जो है कितनी मात्रा में मिनरल्स हैं। ठीक है, ये जानने में हमें ये मदद करता है। अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें सॉफ्ट वाटर की, ध्यान समझना, अगर हम बात करें हार्ड वाटर में बात करूंगा क्यों झाग कम बनता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट वाटर की। सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी होता है, सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आपके खनिज होते हैं वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में होते हैं। देखो मैंने आपसे बोला ना कि इस वाले कंटेनर में, अभी अभी आपको बता देता हूँ तब आपको ये वाला टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला कि इसमें झाग ज्यादा बना, इसमें झाग कम बना। अब इसमें झाग कम बनने का रीजन क्या है? खनिज। इसमें झाग कम बनने का रीजन क्या है मेरे दोस्त? इसमें झाग कम बनने का जो रीजन है, जो प्रॉपर रीजन है, वह रीजन है मिनरल्स यानी कि खनिज। रीजन क्या है? तो रीजन है आपका मिनरल्स यानी कि खनिज, प्रॉपर रीजन है। अब किस खनिज की बात करें, किस मिनरल्स की बात करें? हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की बात कर रहे हैं। हम किस मिनरल्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त कैल्शियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं Ca++ और मैग्नीशियम पे2+ आयन की बात कर रहे हैं। अगर पानी के अंदर Ca++ अगर पानी के अंदर में दोस्त कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन कम मात्रा में घुले हैं, अगर पानी के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन कम मात्रा में घुले हैं, तो हम कहेंगे वह पानी जो है आपका सॉफ्ट वाटर है। लेकिन अगर यही इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन आपका पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में घुले हुए हैं, तो हम कहेंगे वो जो आपका पानी है कैसा पानी है? वो आपका पानी हार्ड वाटर हो गया। और इसके कारण ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण ही जो आपका झाग है वो पानी में बहुत ज्यादा कम बनेगा। समझ में आया?
झाग क्यों कम बना इस वाले कंटेनर में झाग क्यों कम बना? क्योंकि इस वाले कंटेनर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है वो ज्यादा मात्रा में है, और इस वाले कंटेनर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो है बहुत ज्यादा कम मात्रा में। समझ में आया? चलिए चलिए, सॉफ्ट वाटर मैंने अभी आपको बताया वह पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होंगे बहुत कम मात्रा में घुले होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? सॉफ्ट वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉफ्ट वाटर हम उसको कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो सॉफ्ट वाटर वह पानी होता है, वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। देखो, जब सॉफ्ट वाटर में साबुन मिलाया जाएगा जब सॉफ्ट वाटर में साबुन मिलाया जाएगा तो मैंने आपसे बोला कि वह आसानी से झाग बनाएगा, उसमें झाग ज्यादा बनेंगे। जब झाग ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब है कि साबुन उस पानी में पूरी तरीके से क्या हो गया? सोल्यूबल हो गया, यानी पूरी तरीके से घुल गया। और जब पानी में साबुन पूरी तरीके से घुल गया तो क्या देगा? उसमें किसी प्रकार का कोई भी रेजिड्यूज, किसी प्रकार का कोई भी स्कम, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी अवक्षेप जो है नहीं बचता है। और जब कोई भी अवक्षेप नहीं बचेगा तो साबुन जो है उस पानी में अच्छा खासा झाग देगा। ठीक है, इसी पानी को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर। ऐसा कौन सा पानी होता है जो कि सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो बारिश वाला पानी होता है, ठीक है, बारिश वाले पानी में जो आप नहाने जाते हो, ठीक है, वो वाला पानी, ठीक है, जो वाला पानी होता है आपका कैसा वाटर होता है? तो आप मैं कहूंगा सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल? इसके अलावा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आशुद्ध जल जो होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? वो भी आपका सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया? फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो गया बारिश का पानी है। कौन सा पानी हो गया? बारिश का पानी, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर की अगर हम बात करें, आसुत जल की बात करें, ये कैसा है? तो ये भी आपका जो है सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया? अब मान के चलो मैंने क्या बोला कि सब सॉफ्ट वाटर में क्या समझना, अगर मैंने बोला कि सॉफ्ट वाटर में थोड़े बहुत मैंने क्या बोला? सॉफ्ट वाटर में थोड़े बहुत आपके जो है कम मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। सॉफ्ट वाटर में आपके जो है कैसे होते हैं? थोड़े बहुत जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो है इसमें थोड़ी सी कम रहती है। और हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें जो है आपका हार्ड वाटर की बात करें तो इसमें आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा हो जाती है, खनिज की मात्रा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण इसमें जो है झाग कम बनते हैं। तो हार्ड वाटर वह पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की जो मात्रा होगी कैसी होगी? बहुत ज्यादा हाई होती है। कैसी मात्रा होती है? तो आप यहाँ पे देखेंगे उच्च मात्रा होती है। यानी कि जब हार्ड वाटर में साबुन मिलाया जाएगा, जैसे ही साबुन मिलाया जाएगा वह साबुन पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। ध्यान समझना, वह साबुन पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब साबुन घोलेंगे कुछ ना कुछ सेडिमेंट कर कुछ ना कुछ आपके रेसिड्यू जो होंगे, अवक्षेप जो होंगे, स्कम आपके जो है बच जाएंगे। और जैसे ही आपका स्कम बनाएगा यानी कि वह जो है आसानी से झाग नहीं बनाएगा। इसके बजाय क्या करेगा? वह एक सफेद अवक्षेप लेस यानी कि स्कम बनाता है, जो साबुन के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है? रिएक्शन करने के कारण जो है आपका होता है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं जो आपका हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर कौन सा हो गया? जैसे कि आपने देखा होगा कुएं का पानी। कुएं का पानी कैसा होता है? कुएं का पानी आपका हार्ड वाटर होता है। नदियों का पानी कैसा होता है? आपका हार्ड वाटर होता है। झरने का पानी कैसा होता है? तो आपका हार्ड वाटर होता है। ठीक है, इन सभी पानी में आपके खनिज तत्व यानी कि मैग्नीशियम के आयन और कैल्शियम के आयन जो है भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस वजह से आपका जो है हार्ड वाटर जो है झाग जो है कम देता है। आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी का हार्ड होने का कारण क्या है? पानी की कठोरता का कारण क्या होता है? सिंपल आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की उपस्थिति के कारण जो आपका पानी है वह जो है झाग जो है कम बनाता है। यानी कि पानी की कठोरता का मेन रीजन वही है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयन या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज। समझ में आया? चलिए, साबुन परीक्षण इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? साबुन परीक्षण अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ सोप टेस्ट। सोप टेस्ट हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोप टेस्ट देखो, सोप टेस्ट से हमें सिंपल सा पता चलता है कि पानी हमारा सॉफ्ट है, पानी या फिर हमारा हार्ड है। ठीक है, सोप टेस्ट हमें क्या पता चलता है? सोप टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि पानी आपका किस टाइप का है, पानी आपका सॉफ्ट है या फिर पानी आपका जो है हार्ड है। इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो पानी है, अगर पानी सॉफ्ट वाटर होगा, ठीक है, अगर पानी सॉफ्ट वाटर होगा तो हम कहेंगे उसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीने के लिए यूज कर सकते हैं। पानी आपका हार्ड वाटर हो गया तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कपड़े धोने के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे जो है यूज कर सकते हैं। फिर सॉफ्ट वाटर से ही पानी धुल लेते हैं, कपड़े धुल लेते हैं। हार्ड वाटर से ही पानी जो है धुल लिया जाता है, कपड़े जो है धुल लिया जाता है। सॉफ्ट वाटर घरेलू उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं। और जबकि हार्ड वाटर की बात करें तो अक्सर जो है अधिक मात्रा में साबुन या फिर डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ना कभी कभी पानी में सर्फ डिटर्जेंट पाउडर डालो या फिर साबुन डालो तो वो क्या होता है कि जल्दी जो है घुल जाता है और झाग बहुत ज्यादा दे देता है। लेकिन कभी कभी आपने देखो पानी ऐसा है कि डिटर्जेंट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ लेकिन झाग ही नहीं देता, तो हार्ड वाटर की वजह से हो जाता है। कभी कभी डिटर्जेंट की क्वालिटी भी उसी तरीके की होती है। ठीक है, हमेशा पानी की गलती नहीं होती।
चलिए अब बात करते हैं जल की कठोरता। जल की कठोरता का मतलब सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिसके कारण जो है आपका पानी होता है कैसा होता है, कठोर होता है। तो जल की कठोरता का मतलब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम और अन्य घुले हुए खनिजों की उच्च मात्रा होती है। जब ये खनिज पानी में घुल जाता है तो पानी को क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। बात करते हैं ये जो वाटर हार्डनेस होता है, पानी की कठोरता होती है, कितने टाइप का होता है। पानी की कठोरता दो प्रकार के होते हैं। किस बेस पे हम बांट रहे हैं इसको, हम किस बेस पे बांट रहे हैं, हम इस बेस पे बांट रहे हैं कि हम उसको उस कठोरता को आसानी से हटा सकते हैं या फिर नहीं हटा सकते हैं। अगर उसको हमने आसानी से हटा दिया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से होता है टेम्परेरी, ठीक है, यानी कि अस्थायी, और दूसरा होता है आपका हो जाए परमानेंट, परमानेंट यानी कि स्थायी कठोरता है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो इसको जो है दो हिसाब से बांट देते हैं। सिर्फ टाइप्स ऑफ हार्डनेस कितने टाइप का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टाइप्स ऑफ हार्डनेस जो होता है वो दो टाइप का हो जाता है। एक तो हो जाता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा आपका हो जाता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। कितने टाइप हो जाते हैं, दो टाइप के आपके हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है टेम्परेरी यानी कि अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का सिंपल सा मतलब यह है कि कुछ हम पानी में ट्रीटमेंट करेंगे और पानी से जो है उसकी कठोरता, उसकी हार्डनेस जो है आसानी से जल्दी से गायब हो जाएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता। लेकिन अगर हम पानी को सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि हम पानी को अगर हमने सिंपल सा उबाल दिया, पानी को अगर हमने उबाल दिया उसकी कठोरता दूर हो गई, तो हम कहेंगे अस्थायी कठोरता है, यानी कि टेम्परेरी कठोरता है, टेम्परेरी हार्डनेस है। लेकिन अगर हमने पानी को उबाला, पानी को उबालने के बाद से अगर उसकी हार्डनेस नहीं गई, तो सिंपल हम कह देंगे पानी जो है कैसा है, परमानेंट हार्डनेस है पानी के अंदर। तो क्या इस परमानेंट हार्डनेस को हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है। उसके लिए हम कुछ स्पेशल मेथड का यूज करते हैं, अलग टाइप के मेथड का यूज करते हैं। कौन से अलग टाइप के मेथड का यूज करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने प्रकार के कठोरता हो गए, दो टाइप के कठोरता हो गए, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, अस्थायी कठोरता का मतलब होता है कि पानी में आपके बाइकार्बोनेट आयंस घुले हुए होते हैं। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, टेम्परेरी कठोरता का मतलब क्या है, ध्यान समझना। ये वाली टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है कि टेम्परेरी हार्डनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि पानी में बाइकार्बोनेट आयन का होना, पानी में बाइकार्बोनेट आयंस का घुलना जो है, पानी में बाइकार्बोनेट आयन का होना जो है, वो टेम्परेरी कठोरता को दर्शाता है। कौन से बाइकार्बोनेट आयन, जैसे कि आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन हो गया, इसके अलावा मैंने आपसे बात करूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन हो गया। अगर कैल्शियम पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयंस आपका होता है, तो पानी कैसा है, पानी आपका टेम्परेरी हार्डनेस है, यानी कि उसके अंदर अस्थायी कठोरता है, ठीक है। देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अगर इसकी फार्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है CaHCO3 का होल ट्वाइस, किसका है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना। दूसरा आपका क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी कि Mg फॉर मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, HCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि इसको सिंपली हमने उबाल लेंगे, उबालने से इसकी कठोरता जो है दूर हो जाएगी। उबालने जैसे हमने पानी को उबाल, इसकी कठोरता दूर हो जाएगी। या फिर एक मेथड और है जिसको कहते हैं क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड के द्वारा भी एक टेम्परेरी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। क्या कहते हैं, इसे उबाल कर दूर किया जा सकता है, ध्यान समझना, इसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। उबालने से होगा क्या, उबालने से होगा क्या, ध्यान समझना। उबालने से होगा क्या, मैं आपको दो रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूं, उस दोनों रिएक्शन को आपको रट लेना है या फिर समझ लेना है, कैसे भी करके आपको याद रखना है, चाहे समझ के याद कर लो चाहे रट के याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि टेम्परेरी हार्डनेस को उबाल कर हटाया जा सकता है। टेम्परेरी हार्डनेस किस कारण से है, तो आप कहोगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, या फिर हम कह सकते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो है इसका टेम्परेरी हार्डनेस है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को मुझे टेम्परेरी हार्डनेस को हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, मैं बोला इसको उबाल कर हटाएंगे। तो आइए रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार से होगा। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है भाई। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको भाई उबाल लिया, यानी कि बॉइल कर लिया। क्या कर लिया भाई, मैंने इसको बॉइल कर लिया। जैसे मैंने इसको बॉइल किया, समझना, जैसे इसको बॉइल किया किसमें टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, ये आपका टूटेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। किसमें टूटेगा, ये आपका टूटेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 में आपका ये टूटेगा। किसमें टूटेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में टूटेगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें टूटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा। और ये आपका प्रेसिपिटेट के रूप में जो है आपका ये जो है नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। ये आपका प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जमा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका टूटेगा ये आगे चल के, ये आपका टूटेगा
CO में यानी कि पानी में, और आपका टूटेगा CO2 के अंदर जो है आपका ये यानी कि गैस के रूप में टूटता है। ठीक है, किस फॉर्म में टूटता है आपको, सर ये जो रिएक्शन टूटेगा CO2 के फॉर्म में आपका टूटता है। ये क्या है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, प्रेसिपिटेट है। ये जो है आपका अवक्षेप के रूप में यह जो है नीचे बैठ जाता है और हम पानी को सिंपली ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने जैसे उबाला, ये किसमें टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट में टूटा, और जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मिलाकर के देखो, कैल्शियम कितना है, एक, तो यहाँ पे मैंने एक कैल्शियम लिया। CO3 का कितना है, CO3 आपका है दो बार। ठीक है, CO3 आपको दो बार है, तो यहाँ पे मैंने CO3 एक बार यूज कर लिया, और उसके बाद से क्या बचा आपका, एक C बचा है, तो एक C मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और O3 यानी कि O3 का मतलब ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमने यूज किया था, एक यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो हमारे ये समीकरण कैसा है, समीकरण हमारा ये जो है पूरी तरीके से बराबर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम टेम्परेरी हार्डनेस को हटा सकते हैं। सेम यही आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम का भी अगर आपको हटाना है, समझना, अगर आपको मैग्नीशियम का हटाना है तो किस प्रकार से कर सकते हो, ध्यान समझना। मैग्नीशियम का दूसरे पेज में लेके दिखा दू, दूसरे पेज में देखो, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है भाई, हमने क्या किया, इसको हमने इसको सिंपल सा कर दिया बॉइल। जैसे हमने बॉइल किया, ये टूटेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में, किसमें, MgCO3 में टूटेगा आपका, ये आपका प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जमा हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपका H2O पानी एंड CO2 गैस में आपका ये जो है टूट जाता है। फिर ये आपका अवक्षेप के रूप में आपका नीचे बैठ जाएगा, किसमें, अवक्षेप के रूप में यह आपका जो है नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में आपका नीचे बैठ जाएगा, और यहाँ से हम सिंपली जो है पानी निकाल लेंगे, यानी कि H2O सिंपल सा आपका पानी जो है निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये आपका हो गया टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का तरीका। कौन सा, टेम्परेरी हार्डनेस को आपको जो है हटाने का तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका और है क्लार्क मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, सबसे पहले इसको समझा देता हूँ आपको मैं। इसे उबालकर हटाया जा सकता है। उबालने से जो बाइकार्बोनेट आयन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे ही मैंने क्या बोला, उबालने से, ध्यान समझना, उबालने से ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये कौन सा बाइकार्बोनेट आयन है, किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट में आपका टूट जाता है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट में टूटा, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा, अगर नाम नहीं याद हो रहा हो तो लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे इसे हम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम इसे कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपका जल हो गया, ये आपका CO2 हो गया, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए। हाँ, जो पानी में घुलते नहीं है, ये क्या होंगे, पानी में घुलेंगे नहीं, नीचे अवसाद के रूप में जमा हो जाएंगे, तलछट के रूप में जो है अलग हो जाते हैं। तलछट यानी कि अवसाद, यानी कि नीचे तली में, तली के में आपके जो है सफेद सफेद कण के रूप में जो है बैठ जाते हैं। ठीक है? और ऊपर से हम पानी जो है इसमें अलग कर लेते हैं। दूसरा, टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का एक मेथड है, क्लार्क मेथड। ध्यान समझना, टेम्परेरी हार्डनेस को एक हटाने का एक और मेथड है, जिसको हम कहते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड। ठीक है भाई, इस क्लार्क मेथड में हम क्या ऐड करते हैं, क्लार्क मेथड क्या होता है, क्लार्क मेथड में हम इस बाइकार्बोनेट आयन में ऐड करते हैं बुझा हुआ चूना। क्या ऐड करते हैं, ध्यान समझना, इस क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन में, कार्बोनेट आयन, ठीक है भाई, बाइकार्बोनेट आयन में हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं भाई बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है भाई, अगर आपसे पूछा जाए, तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि CaOH टेकन ट्वाइस। ठीक है भाई, यानी कि CaOH का फुल ट्वाइस। ठीक है भाई, CaOH का फुल ट्वाइस को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। बुझा हुआ चूनों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। अब होता क्या है, मैंने आपसे बोला बाइकार्बोनेट आयन में हम क्या मिलाते हैं, हम मिलाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो ध्यान समझना, मैंने आपसे बोला कि इसमें हम मिलाएंगे, इसमें सिंपल सा हम मिलाएंगे बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन में सिंपल सा मान के चलो, मैंने ले लेता हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन। मैंने ले लिया Ca कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि HCO3 का होल ट्वाइस, प्लस इसमें मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना,
अब ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे कौन सा रिएक्शन मिलने वाला है। ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ध्यान समझना। यहाँ पे क्या है, CaCO3। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कि जब भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन होगा वो हमेशा किसमें टूटेगा, वो आपको टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट आयन में। किसमें टूट जाएगा, ये आपका टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट आयन में टूटेगा, यानी कि CaCO3 में आपका टूटेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक Ca है, यहाँ पे एक Ca है, दो Ca है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2CaCO3। CO3 दो बार है, CO3 यहाँ पे दो बार है, काम बन गया, हाँ बन जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब किसमें टूट जाएगा ये, इसके अलावा अब हमारे पास क्या बच गया, इसके अलावा हमारे पास बच गया OH का होल ट्वाइस, और हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे टोटल बॉक्स में था 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन का यहाँ पे हमने यूज कर लिया, यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन का यूज करना है। अब जैसे मैं 2 ऑक्सीजन का यूज करूंगा, कैसे यूज कर सकता हूँ, ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, यानी कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2H2। हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं, दो, 2 ऑक्सीजन बचे हुए, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमें वाटर मिल जाता है। अभी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आयंस होता है, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे तली में तलछट में बैठ जाएगा, और यहाँ से हम सिंपल से पानी को कर लेंगे, अलग कर लेंगे। समझ में आया, ये क्या है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लिख लेना भाई, अगर आपको याद ना रहे तो इसको लिख लेना, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया सारी चीजें, आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए मैंने आपसे बोला कि इसमें हम अलग मेथड का यूज करते हैं, अलग मेथड, यानी कि इसमें जो आपकी कठोरता है, कठोरता किस कारण से है, तो वही सेम आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज होंगे, तो इसके कारण हार्डनेस है, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ध्यान समझना, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अस्थायी कठोरता का मेन रीजन क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज का घुला होना, ठीक है। लेकिन कौन सा खनिज, इसमें खनिज के नाम मैं आपको बताता हूँ, उसे याद रखना जरूर, उसे जरूर याद रखना मेरे दोस्त। कौन कौन से खनिज है, सबसे पहला खनिज है आपका कैल्शियम के सल्फेट। कैल्शियम के सल्फेट का मतलब क्या है, CaSO4। दूसरा खनिज कौन सा, मैग्नीशियम के सल्फेट, तो मैंने बोला MgSO4, ठीक है। दूसरा मैंने मैं आपको बोला कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि CaCl2। और मैंने आपको नेक्स्ट क्या बोला, मैंने आपको नेक्स्ट बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2, ठीक है। ये आपको याद रखना कि पानी की कठोरता का, परमानेंट कठोरता का जो कारण होता है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस का जो कारण होता है वह होता है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है। अब हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं, इस हार्डनेस को हम कैसे हटाएंगे, इस हार्डनेस को सिंपल समझना। इस हार्डनेस को अगर हम बात करें CaSO4 और MgSO4, इसको हम सिंपल सा बॉइल करके नहीं हटा सकते, इसको सिंपल सा हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद से बॉइल किया, हम इसको सिंपल सा नहीं हटा सकते, ठीक है। अगर हम CaCl2 की बात करें, CaCl2 की बात करें, MgCl2 की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, तो हम इसे गर्म करके नहीं हटा सकते, इसका परमानेंट हार्डनेस को, हम इसके परमानेंट हार्डनेस को गर्म करके नहीं हटा सकते। कैसे हटाएंगे फिर, हम कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम अलग से स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, यानी कि अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। कौन कौन सा वो मेथड है, सबसे पहला मेथड अगर हम बात करें वो है आपका सोडा लाइम मेथड, सोडा लाइम मेथड, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है, ध्यान से समझना, सोडा लाइम मेथड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज एक्सचेंज मेथड है आपका, आयन एक्सचेंज मेथड है। इसके अलावा एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा है, ठीक है, क्या है, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एडिशन ऑफ क्या है, एडिशन आपका वॉशिंग सोडा है, ठीक है भाई। इसके कारण है, इसके कारण का मतलब क्या है, सोडा लाइम मेथड का यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, इस परमानेंट हार्डनेस को हटाते हैं। इस परमानेंट हार्डनेस को हम क्या करते हैं, इस परमानेंट हार्डनेस को हम हटाने के लिए सोडा लाइम मेथड का यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं, और एडिशन वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सारे मेथड हैं, 3 मेथड मैंने आपको बताया, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे उबाल के नहीं हटाया जा सकता, इसे हटाने के लिए हम केमिकल
रिएक्शंस कराते हैं, जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, आपका आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, सोडा लाइम मेथड हो गया, एडिशन ऑफ वाशिंग सोडा मेथड हो गया। ठीक है, ये सारे मेथड हम जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं, आपको जो है याद करना है। इसके अलावा एक मेथड और आपको हो जाता है जिसे हम कहते हैं कैलगन मेथड। ठीक है, कैलगन मेथड, कैलगन मेथड, ठीक है, क्या है कैलगन मेथड। तो इन चार मेथड का यूज करके हम जो है क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हटाते हैं। सिंपल समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ। सिंपल सा आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें अभी हम बात बात करते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, छोटा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि आपने अब तक टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या चीजें पढ़ा है, इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करना भी जरूरी है भाई, आपको पता तो चले, एटलीस्ट आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ है भाई। आपको याद हुआ या फिर नहीं याद हुआ, कैसे पता चलेगा? तो एक तरफ मैं आपका लिख रहा हूँ टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। दूसरी तरफ क्या है आपका, परमानेंट हार्डनेस। थोड़ी सी राइटिंग में मेरी इसी वजह से ऐसे हो रही है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग पे मत जाइएगा, समझाने पे जाइएगा। ठीक है, राइटिंग मत देखना, राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में किस कारण से होता है, सिंपल सा बताना। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में किस कारण से होता है? तो आप कहोगे सर टेम्परेरी हार्डनेस वाटर में होने का मेन रीजन है सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होना। ठीक है, क्या लिखोगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHO, CO3 का होल ट्वाइस एंड MgHCO3 का होल ट्वाइस के कारण, के कारण। ठीक है भाई, क्या होता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस होता है। ठीक है, ठीक है, पानी में रहने के कारण। दूसरा, अगर ये पानी में है, अच्छा मैंने इधर भी पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाओ। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? मैंने आपको बोला परमानेंट हार्डनेस होता है आपका पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण, और मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड के कारण। ठीक है, क्लोराइड आयन के कारण। तो आप कहोगे सर CaSO4, MgSO4 and CaCl2 and MgCl2 के कारण, के कारण जो है पानी में परमानेंट हार्डनेस जो है उत्पन्न होते हैं। और पानी में टेम्परेरी हार्डनेस किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो अपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर ये हार्डनेस है तो क्या हम इसे दूर कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, हम दूर कर सकते हैं। किस तरीके से दूर कर सकते हैं? तो आपको सिंपल से लिखना है पानी को उबालकर, पानी को उबालने से, पानी को उबालने से, यानी कि पानी को बॉईल करने से, एंड प्लस मैंने आपको बताया था एंड क्लार्क मेथड का यूज करके, क्लार्क मेथड का यूज करके, क्लार्क मेथड का यूज करके, यूज करके, यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस टेम्परेरी हार्डनेस को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? मैंने आपको सिंपल सा बताया था, दोबारा बता रहा हूं। CaHO3, CaHO3, सॉरी एक सेकंड आ गया। अच्छा CO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस, मैंने आपको बोला कि इसको उबालेंगे, उबालने से हमें क्या प्राप्त होगा? उबालने से हमें प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होगा हमें, जो कि अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा। इसके अलावा H2O हमें प्राप्त होगा, और इसके अलावा हमें CO2 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर इसी प्रकार से मैग्नीशियम का आपको याद रखना है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मैंने आपको फार्मूला बताया था, MgHCO3, MgHCO3 का होल ट्वाइस। इसको भी हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। जैसे ही बॉईल करेंगे ये आपका बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट संक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, और फिर बनेगा आपका H2O, और फिर आपका बनेगा CO2 गैस की फॉर्म में आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका था पानी को उबालने से। दूसरा मैंने आपको बताया था क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में मैंने आपको क्या बताया था? क्लार्क मेथड में सिंपली मैंने आपको क्या बताया? तो आपको सर सिंपली आपने क्लार्क मेथड में बताया आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई? ऐड करना है इसमें बुझा हुआ चूना, 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 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसमें ऐड करना है? तो आपको ऐड करना है इस बाइकार्बोनेट आयन में। तो इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, ले लो भाई, कैल्शियम CaHCO3, फिर यहाँ पे आपको लेना है बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस।
इसका क्या करेंगे, अब इसको हम गर्म करेंगे भाई, इसको मिला करके जब गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद से हमें जो रिएक्शन प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2CaCO3 प्लस 2H2O। ठीक है भाई, ये आपका अच्छे प्रेसिपिटेट के रूप में आपका जो है नीचे जमा हो जाएगा और ये आपका जो है पानी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, इसमें परमानेंट हार्डनेस को अगर हम बात करें कैसे हटाएंगे, आप वो सर एक अलग मेथड का यूज करते हैं, अलग मेथड का यूज करते हैं, अलग मेथड का यूज करते हैं, अलग मेथड का यूज करते हैं। कौन सा अलग मेथड का यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड है भाई, इसको ध्यान रखना है। अलग मेथड का यूज करते हैं, क्यों अलग मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता, इसे उबाल कर उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग मेथड का यूज करते हैं। कौन सी अलग मेथड का यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, इसमें हम यूज करते हैं सोडा लाइम मेथड, सोडा लाइम मेथड का यूज करते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा मैंने आपको बताया कैलगर मेथड का यूज करते हैं, कैलगन, ठीक है, कैलगन मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें जो है कैलगन मेथड हो गया और सोडा लाइम मेथड हो गया, मैंने आपको बताया था आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चौथा कि एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा को ऐड करते हैं, वॉशिंग सोडा को ऐड करके हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसके हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। अब अगर जिसको समझ में नहीं आया वो तो वो समझ लो मेरी वीडियो को ध्यान से देख ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया मतलब आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा ही नहीं, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देखो, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पानी की कठोरता के कारण बनने वाले लवण। पानी की कठोरता के कारण कौन से लवण आपके बनते हैं, तो पानी की कठोरता के कारण मैंने आपको दो ही लवण मैंने आपको बताया जो कि आपको याद रखना है किस कारण से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पानी में घुले होंगे कैल्शियम के लवण और आपके घुले होंगे मैग्नीशियम के लवण। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये आपके आयन जो है घुले हुए होते हैं जो साबुन के साथ मिलकर के झाग बनाने से क्या करते हैं, रोक देते हैं और एक प्रकार का क्या बनाते हैं, सफेद स्कम बनाते हैं। क्या बना देते हैं, सफेद स्कम बना देते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, पानी की कठोरता बनने का मेन रीजन है, पानी की कठोरता मुख्यतः उसमें घुले हुए कुछ विशेष प्रकार के लवण के कारण होती है। ये लवण कौन है, ये साल्ट कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। ये क्या करते हैं, जैसे आयन छोड़ते हैं यानी कि जो साबुन के साथ मिलकर क्या करते हैं, झाग बनाने से रोक देते हैं और सफेद अवक्षेप जो है स्कम बनाते हैं, स्कम बनाते हैं। आपको ध्यान रखना, सफेद अवशेष जो है स्कम बनाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे बोला स्कम, स्कम का मतलब क्या है, स्कम का मतलब क्या है कि जब आप जैसे आपका बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन में या फिर आपका हाँ बाइकार्बोनेट आयन है, उसमें साबुन के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, साबुन में बाइकार्बोनेट आयन जब आपका घुलता है तो आपका क्या बनाएगा, तो आपका सफेद जो है आपका स्कम बनाता है। क्या आपको बनाता है, तो मैं कहूंगा वो आपका जो है एक प्रकार से स्कम बनाता है। ये सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है। चलिए पानी की कठोरता उत्पन्न करने वाले मेन आपके कंपोनेंट में कौन कौन से हैं, मेन आपके साल्ट कौन कौन से हैं, तो टोटल अभी तक मैंने आपको कौन कौन से साल्ट बताए हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है, यही 6 मैंने आपको बताए, यही 6 मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। कौन कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl को याद रखना है। पानी की कठोरता उत्पन्न करने का जो मेन रीजन है आपका, मेन साल्ट कौन कौन सा है, वो आपके 6 सॉल्ट है, मेन सॉल्ट यही है, ये 6 के 6 साल्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है पानी में हार्डनेस का मेन कारण क्या है। आपके 4 सॉल्ट दिया रहेगा, उस 4 सॉल्ट में से आपको एक सॉल्ट जो है ऑप्शन में टिक करना होगा। इसे टिक करोगे तो आपको पता होंगे तभी तो टिक करोगे ना। ये सारी चीजें आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, पानी की कठोरता की यूनिट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पानी की कठोरता का जो यूनिट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है, साबुन 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 आप पढ़ रहे हो तो साबुन का फार्मूला की अगर हम बात कर लेते हैं, साबुन 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 में तब से आपसे बोल रहा हूँ, साबुन में पानी का घुलना, तो साबुन के लिए जो फार्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, C17H35 और COO NA। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको या फिर ये बोल देंगे,
या फिर दूसरा जो साबुन आपका हो सकता है C17H35COOMG। ठीक है भाई, ये आपको जो है ध्यान रखना है। हम इसी को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सिंपल सा सोप। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को सिंपल सा हम सोप कह देते हैं। इसी को हम सिंपल सा क्या कह देते हैं, इसी को हम सिंपल सा सोप कह देते हैं। आपको ध्यान रखना है, साबुन का फार्मूला है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है C17H35COONA। ठीक है, आर C17H35COOMG। इस प्रकार से आपको देगा। इस प्रकार से नहीं भी देता है, सिर्फ आपका वो ऐसे देता है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो C O, ठीक है, C O, हाँ, RCOOM+। ठीक है, M+, ये भी आप फार्मूला जो है याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्या कर सकते हो, M+ आपको याद रहे। M+ का मतलब क्या है, M+ का मतलब यहाँ पे ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के आयन, मैग्नीशियम के आयन। ठीक है, RCOO+। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका मैंने आपको बता दिया, इसका आपका क्या है, इसका एक प्रकार से आपका जो है सफेद अवशेप होता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यूनिट वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, 4 यूनिट इसमें आपको टोटल पढ़ने हैं। इसमें आपको 4 यूनिट आपको टोटल पढ़ने हैं। कौन कौन से 4 यूनिट आपको टोटल पढ़ने हैं? फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है पीपीएम। सेकंड यूनिट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एमजी प्रति लीटर, एमजी प्रति लीटर। थर्ड यूनिट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपका डिग्री क्लार्क यूनिट। और फोर्थ यूनिट जो आपको पढ़ना है डिग्री फ्रेंच यूनिट, पढ़ना है डिग्री फ्रेंच यूनिट जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, ये टोटल 4 यूनिट है। इस 4 यूनिट के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपके सिलेबस में दिया है सिंपल न्यूमेरिकल। क्या दिया है? सिंपल न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पे, देखो सिलेबस देखोगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ है, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन वाटर हार्डनेस। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ हार्डनेस क्या होती है। 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कॉज ऑफ पुअर लेदरिंग ऑफ सोप इन हार्ड वाटर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई। कॉज ऑफ पुअर लेदरिंग ऑफ सोप इन हार्ड वाटर, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सेम टॉपिक है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, कहा गया साल्ट कॉजिंग हार्डनेस, वही सेम चीज आपका यहाँ पे भी होता है। ये वाला भी टॉपिक एक तरीके से देखो तो आपका कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है, तो कल हम कोशिश करेंगे ये वाला टॉपिक और इसके अलावा 1-2 टॉपिक और जो है और कवर कर लेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। बाकी आई होप कि आपको क्लास पसंद आया हो। अगर आपको क्लास पसंद आया हो मेरे दोस्त, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बॉक्स में आप जो है सिंपली पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पीडीएफ के लिए मेरे दोस्त याद रखना, पीडीएफ पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा सेमिस्टर अड्डा ऐप। सेमिस्टर सेमिस्टर अड्डा ऐप, सेमिस्टर अड्डा ऐप आपको डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करना है? ये आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। कहां से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से आपको सेमिस्टर अड्डा ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको जाना है फ्री कोर्सेज में। कहां पे जाना है आपको जाना है फ्री कोर्सेज में। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा फ्री कोर्सेज। ठीक है, फ्री कोर्सेज आपको दिख जाएगा। फ्री कोर्सेज में आपको जो है सारे के सारे आपको, हाँ, फोल्डर में आपको सब्जेक्ट वाइज वहां पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।